हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजू देवांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, लेकर एक नया टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, बेसिक केमिस्ट्री में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, जैसे केमिस्ट्री में क्या कुछ होता है, मैटर्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेज़रमेंट, यूनिट्स, अनसर्टेनिटी, इरर्स वगैरह काफ़ी कुछ देख लिया है। केमिकल कॉम्बिनेशंस किस तरीके से होते हैं, उनके लॉज भी देख लिया है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब हमें बात करना चाहिए एटॉमिक थ्योरी के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उसके लिए जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया है वह क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जो कि सबसे पुरानी थ्योरी है एटम से रिलेटेड, जिसको दिया था जॉन डाल्टन ने। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत एक आइडिया से हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे पुराने समय में एटोमियो नाम दिया गया। और यह आइडिया अबाउट 462, इसी आइडिया के बेसिस पर डाल्टन ने सन 1808 में अपना एटॉमिक थ्योरी दिया गया, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है कुछ नया। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसमें से पहला जो थ्योरी है वह कहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन के अकॉर्डिंग मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं, और इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अभी के समय में हम जानते हैं कि हम एटम को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो डाल्टन की यह थ्योरी पूरी तरीके से गलत सिद्ध हुई थी, और इससे रिलेटेड हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है, डाल्टन की जो दूसरी थ्योरी है वह कहती है कि ऑल द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एटॉमिक मास एंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर आल्सो डिफर इन मास। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के सभी एटम्स का एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होता है, और ये अदर एटम से टोटली डिफरेंट होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो H2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से सिमिलैरिटीज शो करेंगे, चाहे वह मास हो, साइज हो, या फिर शेप हो, या फिर उनका एटॉमिक नंबर हो। ठीक उसी तरीके से O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करेंगे, चाहे वह एटॉमिक नंबर की बात हो, या एटॉमिक मास की बात हो, या फिर एटॉमिक साइज या शेप की बात हो। बट वहीं अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन की, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से टोटल डिफरेंट होती है। ये दोनों सिमिलैरिटीज़ शो नहीं करेंगे, चाहे वह एटॉम की बात हो, या फिर साइज की बात हो, शेप की बात हो, ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट शो करेंगे। डाल्टन की थर्ड थ्योरी कहती है कि compounds are formed when atoms of different elements combined in a fixed ratio। मतलब कि दो डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बट दो सिमिलर एलिमेंट्स कभी भी कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन के द्वारा कहा गया। बट यह पूरी तरीके से गलत सिद्ध हो गया है। अभी के समय में हम देखते हैं, लाइक एग्जांपल के रूप में ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन O2 दैट इज ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यह थ्योरी भी डाल्टन की गलत सिद्ध हो चुकी है, और इसमें हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन मिलके या फिर कंबाइन होके H2O दैट इज वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होके हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास है वो हाइड्रोजन के एक फिक्स मास के साथ मिलकर दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मास है उसकी
एक फिक्स रेशियो जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, यही इस थ्योरी में बताया गया है। डाल्टन की नेक्स्ट थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दिस आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट किए जाते हैं और ना ही पुराने एटम्स जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन O2 जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रीऑर्गेनाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से H2 प्लस SO4 जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रीऑर्गेनाइज्ड होकर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम दोनों ही रिएक्शन में देख सकते हैं कि ना तो इन रिएक्शंस में नए कंपाउंड्स क्रिएट किए गए हैं या फॉर्मेशन किए गए हैं और ना ही पुराने एटम्स जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये थी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं, जो कि अभी के समय में फॉलो होती है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी कहती है कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम्स को उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू शो किया गया है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है और वहीं न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट करता रहता है। चलिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, जो कि कहता है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। सेम एलिमेंट के एटम्स सभी केसेस में सिमिलर नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स जो कि एक स्टेबल प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम फॉर्म में पाया जाता है, जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब ये आइसोटोप क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आइसोटोप्स दैट इज दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम इन एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट इन मास नंबर। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, इसे हम आइसोटोप्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर जो है 111 है, जो कि सेम है। और वहीं एटॉमिक मास की अगर बात किया जाए तो प्रोटियम के न्यूक्लियस में ओनली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटियम का एटॉमिक मास ओनली 1 होगा। उसी तरीके से ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, अतः ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास जो है 2 होगा। ठीक इसी तरीके से ट्रिटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके से ट्रिटियम का जो एटॉमिक मास होगा वह 3 होगा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होता है कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स सभी केसेस में सिमिलर नहीं हो सकते। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, जो कि कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में बी सिमिलर इन सेम रिस्पेक्ट। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कुछ केसेस में सिमिलर हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम का आइसोबार्स। अब ये आइसोबार्स क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम इन एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर विच इज नोन एज आइसोबार्स। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सिमिलर होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इसको हम आइसोबार्स के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम को देख सकते हैं। यहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, जो कि सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वहीं अगर एटॉमिक मास की बात किया जाए तो आर्गन के न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन एंड 22 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं,
तो इस तरीके से आर्गन का जो एटॉमिक मास होगा वह 40 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम के न्यूक्लियस में 19 प्रोटॉन्स एंड 21 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज पोटेशियम का एटॉमिक मास भी 40 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इस तरीके से कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू यह क्लियर होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कुछ केसेस में सिमिलर हो सकते हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की कुछ थ्योरीज और हैं, चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं, जो कि कहता है कि फोर्थ एटॉमिक थ्योरी, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, बट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिफ्थ थ्योरी कहता है कि रेशियो इन विच एटम्स यूनाइट मे बी फिक्स्ड इंटीजर वैल्यूज बट दे आर नॉट सिंपल ऑलवेज। हमेशा सिंपल रेशियो में हो ऐसा जरूरी नहीं है। सिक्स थ्योरी कहता है कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। इसे जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें हम न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे, जिसमें रिएक्शन की शुरुआत होती है यूरेनियम से और हम क्रिप्टॉन एंड बोरॉन तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक एटम से दूसरे एटम्स को भी चेंज कर सकते हैं। सेवेंथ थ्योरी कहता है कि मास ऑफ एटम्स कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मास एंड एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, हम मास और एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहीं पर आ जाता है अपना पॉपुलर इक्वेशन, जो कि है E=mc², जिसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। अब यहीं पर ख़त्म होता है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को भी कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।